हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 के इस पार्ट में जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से जुड़ा हुआ जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन सिचुएशंस में एक गारंटर अपनी लायबिलिटी से फ्री हुआ समझा जाएगा, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कोई भी लायबिलिटी अब नहीं रहेगी। उनको हम वन बाय वन टेकअप करते हैं। पहला पॉइंट है बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में गारंटर गारंटी को रिवोक कर देता है, वो अपनी गारंटी वापस ले लेता है, जैसे अभी हमने कंटिन्यू गारंटी के केस में डिस्कस किया, तो जैसे ही गारंटर अपनी गारंटी विड्रॉ कर लेता है उस दिन के बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अराइज होने वाली किसी भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, लेकिन उस दिन तक उसकी जो भी लायबिलिटीज थी वो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बाय श्योरिटी डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो श्योरिटी अपने आप ही अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है बाय नोवेशन। बाय नोवेशन का मतलब होता है कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो चीज़ें तय हुई उसके बाद डेटर और क्रेडिटर ने उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके आपस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये सूचना गारंटर को नहीं दी, तो ऐसी सिचुएशन में गारंटर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा और नए में तो वो शामिल है ही नहीं। नेक्स्ट है बाय वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई उन टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मेजर चेंजेस कर लिए जाते हैं और उन चेंजेस की इंफॉर्मेशन गारंटर को नहीं दी जाती, तो गारंटर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ मान लिया जाएगा। सपोज एक पर्सन ने एक कंपनी में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया और उसकी गारंटी एक दूसरे पर्सन ने उसके गुड कंडक्ट के बारे में दी और बाद में कंपनी ने उस क्लर्क को अपनी कंपनी में अकाउंटेंट बना दिया और उसकी इन्फॉर्मेशन गारंटर को नहीं दी, तो वहाँ पर वो अकाउंटेंट, क्योंकि पोस्ट एक बड़ी पोस्ट हो गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन जब गारंटर को नहीं दी, ऐसी सिचुएशन में अगर वो पर्सन एज एन अकाउंटेंट कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए कंपनी गारंटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएगी। नेक्स्ट है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्टेज पर किसी भी कारण से क्रेडिटर अगर डेटर को उसके लोन से मुक्त कर देता है, उसको फ्री कर देता है या उसका कुछ हिस्सा माफ़ कर देता है, तो जितने हिस्से के लिए जो डेटर को डिस्चार्ज किया गया है, डेटर को फ्री किया गया है, उतने हिस्से के लिए जो गारंटर होता है वो भी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पॉइंट लिया कि लोन लिया गया था से 5 लाख का और एक ही फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होगी, तो क्रेडिटर ने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपका 2 लाख का लोन माफ़ कर देता हूँ, आप मुझे बाकी 3 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पर जितने हिस्से के लिए 2 लाख के लिए डेटर को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, उसको उसकी लायबिलिटी से रिलीज़ कर दिया गया, तो उतने हिस्से के लिए श्योरिटी अपने आप ही उसके हिस्से से उतने हिस्से के लिए वो भी फ्री हो जाएगा, वो बाकी बची हुई लायबिलिटी के लिए ही लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है एग्रीमेंट विद प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर और डेटर पहले से तय कर लिए गए कॉन्ट्रैक्ट के हो जाने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके आउट ऑफ द वे जा करके उस कॉन्ट्रैक्ट की मेजर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कोई और समझौता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लोन पैसा जो लिया गया था उसको वापस करने की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर लिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रीपेमेंट वो चेंज कर ली जाती हैं, लेकिन इसके बारे में अगर डेटर को कन्वे नहीं किया जाता
सॉरी, गारंटर को कन्वे नहीं किया जाता, गारंटर को श्योरिटी को बताया ही नहीं जाता, इन दैट केस मेजर चेंजेस किए जाने की सिचुएशन में, उनके बारे में समझौता कर लिए जाने की सिचुएशन में गारंटर अपनी लायबिलिटी से मुक्त हुआ मान लिया जाएगा। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज्ड सर्कमस्टांसिस। लेकिन अगर जो समझौता डेटर और क्रेडिटर ने किया वो माइनर चेंजेस हैं, वो ऐसे चेंजेस हैं जिससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो उस केस में डेटर जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन आती है बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी रेमेडी। बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी को कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसके बाद क्रेडिटर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, क्रेडिटर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, तो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज एक पर्सन है ए, उसने एक कंपनी में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया, जिस कंपनी से वो है बी कंपनी। सी ने इस बात की गारंटी दी कि ए सही तरह से काम करेगा, वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, उसका कंडक्ट गुड कंडक्ट रहेगा, अगर ये कोई भी गड़बड़ी करेगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। सी ने गारंटी दे दी, बट एट द सेम टाइम उसने कंपनी को, बी कंपनी को ये कहा कि आप मुझे हर महीने रिपोर्ट करोगे कि ए आपकी कंपनी में सही तरह से काम कर रहा है, उसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। सब कुछ इन राइटिंग हो गया, ब्लैक एंड वाइट में हो गया। बी कंपनी ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक सी को ये बता करके इन्फॉर्म किया कि ये पर्सन ठीक काम कर रहा है। उसके बाद 5वें महीने में, 6ठे महीने में बी कंपनी ने सी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, 7वें महीने में ए ने फ्रॉड कर लिया। तो यहाँ पर जो बी कंपनी है उसने ऐसा काम किया था जिससे श्योरिटी के राइट्स में कमी आ गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्रेडिटर के द्वारा कोई भी ऐसा काम किए जाने से जिससे कि श्योरिटी के राइट्स में कमी आती है, जो श्योरिटी ने तय करके मनवाया था उसमें कोई कमी आती है, तो श्योरिटी ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर का क्या मतलब है? ए ने लोन लिया बी से 2 लाख रुपए और उसने इसके लिए सी की गारंटी दिलवा दी, बट एट द सेम टाइम उसने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी भी इसके पास, बी के पास प्लेज कर दी। इसका मतलब ये पार्टली सिक्योर लोन हो गया। 1 लाख की सिक्योरिटी है, साथ में सी की गारंटी है। अब ड्यू डेट पर अगर हम बात करते हैं, सपोज ए पैसा वापस नहीं करता, तो बी क्या करेगा? पहले 1 लाख की जो ज्वेलरी है उसको बेच देगा, उसमें से जितना पैसा मिलेगा वो रिकवर करने के बाद बाकी पैसे बी से ले लेगा। अब यहाँ पर अगर ए ड्यू डेट पर पैसा वापस नहीं करता तो बी को क्या करना चाहिए? पहले ज्वेलरी बेचनी चाहिए, उसमें से जितना पैसा मिलता है वो ले ले, बाकी पैसे के लिए वो श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है या श्योरिटी से वो पैसे रिकवर करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है। लेकिन सपोज यहाँ पर बी ये कहे कि मेरे से वो जो ज्वेलरी थी वो गुम गई है, वो ज्वेलरी लॉस हो गया है उसका, वो गुम गई है, तो ऐसे सिचुएशन में श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होगी? वो इस तरह से असेस की जाएगी कि वो ज्वेलरी जो उसके पास रखी गई थी क्रेडिटर के पास, उसको अगर आज की डेट में मार्केट में बेचा जाता तो उसकी कितनी वैल्यू मिलती, तो उतनी वैल्यू वो उस टोटल लायबिलिटीज में से लेस कर देगा, बाकी के लिए ही सी रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि लॉस ऑफ सिक्योरिटी के केस में जितनी लॉस ऑफ सिक्योरिटी होती है उतने हिस्से के लिए वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो सिचुएशन, वो सिचुएशन होती है इसमें जब श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हुआ माना जाता है, उसे कहा जाता है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वो सिचुएशन, जिन सिचुएशन में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इलीगल हो जाता है, वो इनवैलिडेट हो जाता है, उसका कोई लीगल मायनर रहता ही नहीं है, इन दैट केस श्योरिटी लायबल नहीं होगा। वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं? उसमें पहला पॉइंट आता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, दूसरा पॉइंट आता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, नेक्स्ट आता है बाय रिफ्यूज़ल बाय को-श्योरिटी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में गारंटर को कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन सही तरह से कन्वे नहीं की जाती, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है,
वो फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फैक्ट्स को कंसील किया जाता है। तो जैसे ही ये बात गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद भी, जैसे ही गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद जैसे ही ये बात गारंटर के नॉलेज में आएगी तो गारंटर उस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हुआ मान लिया जाएगा। फिर इसमें एक हमने टर्म लिखी बाय रिफ्यूज़ल बाय को श्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि ए ने गारंटी के लिए सी को अप्रोच किया, बी से उसने 10 लाख का लोन लिया, उसने सी को गारंटी के लिए अप्रोच किया, सी ने कहा ठीक है मैं गारंटी तो दूंगा लेकिन एक पर्सन को और आप गारंटर के रूप में शामिल करो, यानी कि वो को श्योरिटी की बात करता है। ए कहता है ठीक है मैं को श्योरिटी को इसमें शामिल कर लूँगा और वो ये थोड़े समय के बाद बताता है कि डी को श्योरिटी बन गया है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था कि डी ने गारंटी देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर गारंटर जो था उसे ये बताया जाना चाहिए था, सी को ये कन्वे किया जाना चाहिए था कि को श्योरिटी ने गारंटी देने से मना कर दिया है, उसने को श्योरिटी बनने से मना कर दिया है, लेकिन उसे नहीं बताया गया, उससे गारंटी ले ली गई। तो यहाँ पर गारंटर भी अपनी लायबिलिटी से फ्री हुआ माना जाएगा क्योंकि उससे गारंटी झूठ बोल करके उसकी शर्तों के अगेंस्ट जा कर के ली गई है। तो ये सारी सिचुएशन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की उन सिचुएशंस में आती हैं जिनमें एक गारंटर अपनी लायबिलिटी से फ्री हुआ माना जाता है। और ये पॉइंट हमने जैसे पहले कहा था, ये रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी का जो एक सब पॉइंट था इन द सेम मैनर इन विच श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, ये पॉइंट वहाँ भी हमने मेंशन करने हैं। इसके बाद इस चैप्टर का जो हमने नेक्स्ट पार्ट कवर करना है वो है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है, जो जिम्मेवारी लेता है, जो डेटर के द्वारा गलती किए जाने की सिचुएशन में लायबल होता है। उसके राइट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो बहुत बड़ी है। अगर उसकी लायबिलिटी से पूरी करनी पड़ गई, सपोज ए ने 10 लाख का लोन लिया, बी ने उसे लोन दिया, ड्यू डेट पर ए ने पैसा वापस नहीं किया, सारा पैसा क्रेडिटर ने बी ने सी से गारंटर से वसूल कर लिया। तो अब सी को क्या अधिकार मिलेंगे, सी अपना पैसा कहाँ से रिकवर करेगा, सी अपनी रिकवरी किस तरह से करेगा, उसके राइट्स क्या क्या होंगे, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमें स्टडी करना है। पहले राइट श्योरिटी के हम डिस्कस कर रहे हैं डेटर के अगेंस्ट। डेटर का मतलब वो पर्सन जिसकी गारंटी दी गई थी, जिसकी उसने गारंटी दी है। हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं ए, बी और सी को। सी ने गारंटी दी ए के द्वारा लिए गए 5 लाख के लोन की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ए है डेटर, बी है क्रेडिटर एंड सी इज़ द पर्सन हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ श्योरिटी। हमने पहला हिस्सा लिया, श्योरिटी को डेटर के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, सी को ए के अगेंस्ट क्या राइट्स मिलेंगे वो हम यहाँ ले रहे हैं। पहला राइट होता है, एक टर्म आती है सबरोगेशन। इससे कहा जाता है राइट ऑफ सबरोगेशन। राइट ऑफ सबरोगेशन का मतलब होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो पर्सन डेटर है ड्यू डेट पर वो पैसे वापस नहीं करता, ए ड्यू डेट पर बी के 5 लाख रुपए नहीं देता है, तो किसे देने पड़ेंगे, वो पैसे सी को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब पैसे सी ने दे दिए तो बी की जो पेमेंट होनी थी वो पेमेंट क्लियर होगी। ये पार्टी कौन कौन सी बची, एक तो ए और एक सी। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि गारंटर के द्वारा एक बार अपनी लायबिलिटी पूरी कर लेने के बाद वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिस सिचुएशन में पहले बी था, जिस सिचुएशन में पहले क्रेडिटर था। इसका मतलब होता है कि अब वो क्रेडिटर की जगह ले लेगा, ही विल एंटर इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर। अब ये मान लिया जाएगा कि ए डेटर है और सी क्रेडिटर है, यानी कि सी ने वो पैसे ए को उधार दिए हैं और अपना पैसा रिकवर करने के लिए जो भी लीगल एक्शन वो ए के अगेंस्ट लेना चाहता है वो लीगल एक्शन ले सकता है, यानी कि वो सारे पैसे सी से ए से रिकवर करने के लिए ए पर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट होता है इसमें राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन हम इस चैप्टर में अलग से एक टर्म भी पढ़ेंगे, इसको हम एक जर्नल सी सेंस में बोल देते हैं कंपनसेशन, लेकिन वो इंडेमनिफिकेशन लॉ में टेक्निकली उससे अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पर से कंपनसेशन की टर्म के सेंस में ही यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसे सही तरह से समझ पाएँ। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है कि जितना पैसा सी ने, गारंटर ने किसको दिया, क्रेडिटर को दे दिया, अब उतना पैसा, वो सारे का सारा पैसा ए से रिकवर करने के लिए उस पर केस फाइल कर सकता है। उसने जितनी अमाउंट गारंटर को के नाते
क्रेडिटर को दी है उतनी अमाउंट उसे ए से रिकवर करने का अधिकार मिलता ही मिलता है। तो ये दो राइट्स हैं जो उसे डेटर के अगेंस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि श्योरिटी को जो अगले अधिकार मिलते हैं वो होते हैं अधिकार क्रेडिटर के अगेंस्ट। उसने जिसको सिक्योरिटी दी, जिसको गारंटी दी, उसके अगेंस्ट उसका पहला राइट मिलता है राइट टू सिक्योरिटी। राइट टू सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर गारंटर की हम बात करें, अगर पैसा उधार लेने वाले ने कोई जो है वो सिक्योरिटी भी क्रेडिटर के पास रखी थी, जैसे अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि ए ने लोन लिया और 1 लाख की ज्वेलरी भी उसने गिरवी रख दी और साथ में गारंटी भी दे दी, तो जितनी सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं गारंटर को ये पहला अधिकार होता है कि अगर डेटर पैसे वापस नहीं करेगा तो वो क्रेडिटर को ये कह सकता है कि ठीक है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जो सिक्योरिटी आपके पास रखी गई है उसे मार्केट में बेचो, उससे पैसा रिकवर करो, फिर जो अमाउंट बचती है उसके लिए आप मेरे से पैसे ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आता है जो क्रेडिटर के राइट के अगेंस्ट उसको हमने डिस्कस करना है वो है राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डेटर्स कंडक्ट। अगर गारंटी देते समय वो क्रेडिटर को ये कहता है कि इस पर्सन के गुड कंडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप मुझे समय समय पर हर महीने देते रहना ताकि मुझे अपडेट मिलता रहे कि ये सही तरह से काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो पर्सन क्रेडिटर है, जिस पर्सन को गारंटी दी गई है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर, वो रिपोर्ट समय समय पर गारंटर को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट उसका जो राइट बनता है वो होता है राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ का मतलब होता है, सेट ऑफ का मतलब कि ड्यू डेट पर पैसा 5 लाख रुपए नहीं दिया गया तो पैसा किसे देना पड़ेगा, गारंटर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल को अंदर एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि सपोज सी और बी का आपस में अलग से लेन देन चलता है इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, और यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी ने बी से 3 लाख रुपए लेने थे। उनका एक अलग से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें श्योरिटी ने क्रेडिटर से उसके रोल के अलावा सी ने बी से 3 लाख रुपए लेने थे और श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी 5 लाख। तो यहाँ पर श्योरिटी अगर चाहे तो वो 3 लाख इसी में एडजस्ट करके बाकी 2 लाख दे सकता है बी को, और इसको सेट ऑफ करना कहते हैं। लेकिन इससे सी के जो टोटल अमाउंट ए से रिकवर करने के अधिकार जो कि 5 लाख के अधिकार हैं उसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो श्योरिटी है उसको जो नेक्स्ट कैटेगरी के राइट मिलते हैं वो होते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। अगर एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोगों ने मिलकर के गारंटी दी है, सी और डी ने ए के द्वारा लिए गए 10 लाख के लोन की गारंटी दी, तो सी और डी आपस में एक दूसरे के को श्योरिटी हैं, वो एक दूसरे के को गारंटर हैं। उनके एक दूसरे के अगेंस्ट क्या राइट्स होते हैं, वो पहला आता है इन केस ऑफ को श्योरिटी ऑफ इक्वल सम। ड्यू डेट पर पैसा वापस नहीं किया गया, पैसा वापस करना था सी और डी को इक्वली, सारा पैसा वापस कर दिया सी ने। उसके बाद सी को ये अधिकार है कि वो अपने को श्योरिटी यानी कि डी से उसके हिस्से की अमाउंट रिकवर कर सकता है। इन केस ऑफ को श्योरिटी फॉर डिफरेंट सम, अगर वो को श्योरिटी इक्वल रेशियो में नहीं उन्होंने तय की थी अपनी लायबिलिटी, तो जिस रेशियो में उन्होंने तय की थी लायबिलिटी अराइज होने पर वो उतने हिस्से के लिए ही लायबल रहेंगे, उससे ज़्यादा के लिए वो एक दूसरे के टुवर्ड्स या उस कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिस्चार्ज को श्योरिटी। डिस्चार्ज को श्योरिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी वजह से जो क्रेडिटर है वो दोनों में से वो एक को श्योरिटी को कहता है कि आपको अपने हिस्से के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने को श्योरिटी को उसकी लायबिलिटी से रिलीज़ कर दिया, लेकिन इससे जो दूसरे श्योरिटी होता है उसके साथ वाला उसकी लायबिलिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी। दूसरा, इसके अलावा अगर एक श्योरिटी ने को श्योरिटी की लायबिलिटी पूरी कर दी और दूसरे को श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया, तो भी उससे क्या होगा कि तब भी वो अपने को श्योरिटी से जितनी अमाउंट उसने को श्योरिटी की तरफ से पे कर दी है उसे रिकवर करने का अधिकार तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशन में जो श्योरिटी होता है वो अपनी डिफरेंट राइट्स को अवेल कर सकता है। तो ये हमारे चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था, और यहाँ इस पार्ट के साथ जो हमारा इस चैप्टर का एक हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के होंगे। थैंक यू।